अप्रैल स्टार्ट हो गया है और हमारे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है और इसलिए अब स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं प्लान बी। क्योंकि मैंने आपसे जनवरी से बोलती आ रही हूँ कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, देखते देखते जून आ जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस बहुत बड़ा है और उसको हम कुछ 2 महीने में कवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए शुरू से जनवरी से शुरू करो और प्रिपरेशन करो। लेकिन वही कुछ प्रोक्रास्टिनेशन, कुछ लैक ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, कुछ से सुन लिया कि भाई नेट होता है तो फिर हमारे जॉब्स फौरन से नहीं लगते हैं, तो कुछ डीमोटिवेशन का कारण हो सकता है, कुछ हो सकता है कि अदर फैक्टर्स रहे हों और पढ़ाई हमारी शुरू नहीं हुई है। अब अप्रैल आ गया है तो अब मैम बताइए हम कैसे अपनी प्रिपरेशन करें, किस तरह से अपनी तैयारी करें कि हम जून तक रेडी हो जाएं और अपना पेपर दे के आए और हमारा नेट और जेआरएफ भी हो जाए। क्या कोई प्लान बी है? क्योंकि हमारा प्लान ए तो फेल हो गया। हर कोई अपने एग्जाम, जब आपका दिसंबर में पेपर हो गया होगा तो आपने पेपर अगर अच्छा नहीं हुआ होगा तो आपने जरूर प्लान बनाया होगा कि इस अटेम्प्ट में तो मैं जरूर से मेहनत करूंगी, इस अटेम्प्ट में तो मैं जरूर से अपना हर कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी और पेपर दूंगी, लेकिन दैट प्लान फेल्ड। व्हाट टू डू नाउ? हमारा प्लान बी क्या होना चाहिए, चलो उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि 2 महीने में, दैट इज 60 डेज के अंदर आप अपने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। तभी ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ, तो ये डाउट नहीं करना है कि क्या अब हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन कैसे करना है उस बात को बहुत हमें ध्यान से एक स्ट्रैटेजी बना के उस चीज को हमें लेके चलना है, तभी हम अपने 2 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे एंड नेट और जेआरएफ को अचीव कर पाएंगे। यस एवरीवन, लेट्स सी कि जो हमारे पास 60 डेज हैं, क्या ये 60 डेज में हमारी जो पेपर 1 है और पेपर 2 है, इसमें हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो 60 डेज कम है, अगर आप पूरा पेपर 1 और पूरा पेपर 2 पढ़ना चाह रहे हो तो देन इट इज लेस। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल पेपर 2 भी नहीं आता, आपको बिल्कुल पेपर 1 भी नहीं आता, तो टाइम कम है, लेकिन इसमें हमारा एक ऑल्टरनेट अप्रोच हो सकता है जिससे कि हम प्रिपरेशन कर सकते हैं ना। यहाँ 2 तरह के कैंडिडेट्स आ सकते हैं, जिनको पेपर 1 भी अच्छे से आता है, उन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दे रखे हैं तो उनको बहुत सारे यूनिट्स आते हैं, बहुत से यूनिट्स में दे आर वीक। पेपर 2 में भी वही हाल है। फॉर देम अभी आप सेफ ऑप्शन है आपके पास कि आप जो टॉपिक्स आपको पेपर 1 में नहीं आते पहले आप उनको पढ़ो, उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, क्वेश्चन लगाओ। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना नेट और जेआरएफ के नजदीक पहुंचोगे। वही चीज है कि अगर आप नेट बार बार कर ले रहे हो, जेआरएफ पे नहीं पहुंच पा रहे हो, मतलब आपका पेपर 1 पेपर 2 के कॉन्सेप्ट्स हुए हैं, बस आपको अब उस पे वो फाइनल ब्रशिंग, ज्यादा से ज्यादा रिविजन करना है एंड आप नेट और जेआरएफ अचीव कर सकते हो। तो वो स्टूडेंट्स जिनका नेट हो चुका है, जेआरएफ के लिए वो रुक रहे हैं, या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर दिया है, पीएचडी हो रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट्स उनको आते हैं लेकिन अभी नेट नहीं निकल रहा है, तो हमें एक ऑल्टरनेट अप्रोच अपनाना है। हमारा अप्रोच ये होगा कि हम अपने वीक एरियाज को पहचानें, उन वीक एरियाज पे काम करें और जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा फॉर आवर एग्जाम। ना वो स्टूडेंट जो बिल्कुल भी पेपर 1 पेपर 2 के बेसिक्स भी नहीं जानते, उन्होंने कभी भी पढ़ाई नहीं करी है, पहली बार शुरू कर रहे हैं और बहुत लेट शुरू कर रहे हैं, तो हाउ दे आर गोइंग टू स्टडी। तो आप लोगों को सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सिलेबस को समझना। अब आपने सिलेबस अपना यूजीसी नेट और जेआरएफ का देख लिया, अगला स्टेप आपका होगा टू लिस्ट द इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक जो मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि ये टॉपिक मिस मत करना, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको अब अपने पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर ऐसे टॉपिक्स लिखने हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं, वो हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो हम ये कैसे लिखेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने होंगे, पिछले 10 साल के क्वेश्चंस देखो, वहां से आप एनालाइज करो कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार आ रहे हैं, हर बार आ रहे हैं, और पेपर 1 और पेपर 2 में आपका इस तरह से आपको टॉपिक्स को लिस्ट डाउन करना है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई है कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कहाँ से आपके सबसे ज्यादा टॉपिक्स, या पेपर 1 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से सारे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैंने पिछले 50 पेपर्स को एनालाइज करके आपको वो सेशन पढ़ दिया था एंड उसमें मैंने पूरा डायग्राम के हेल्प से आपको हर एक टॉपिक में से क्या वेटेज है वो आपको बताया था। तो आप मेरी वो स्ट्रैटेजी वीडियो भी एक बार रेफर कर सकते हो। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें करना है सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट प्रिपेयर फ्रॉम पेपर 1 एंड फ्रॉम पेपर 2। ऐसा करके आपके कुछ 200 टॉपिक्स मिनिमम बन जाएंगे कि 200 टॉपिक्स हैं पेपर 1 पेपर 2 को मिला के।
नाउ अब आपको करना ये है कि आपके पास जब टॉपिक के नाम आ गए हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका जो गाइड है वो भी आपको बता देगा। जैसे आप किसी टीचर को फॉलो करते हो, मेरी भी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी कि पेपर 1 में कौन से टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनको मिस नहीं करना है। मैंने ऐसे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पेपर 1 दैट यू शुड नॉट मिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम टीचिंग एप्टीट्यूड, जहां से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही आपको रिसर्च के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। सो आई हैव लॉट्स ऑफ टॉपिक, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। आप चाहे तो प्रीवियस या क्वेश्चंस देख के खुद अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक बार आपके पास ये टॉपिक्स आ गई तो अब आपका मेजर फोकस होना चाहिए इन्हीं टॉपिक्स पे कि मैं इन टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करूंगा। ठीक है, तो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स आपको करने हैं। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जब आप पढ़ रहे हो तो वन थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर इज शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि यहीं से आपके रिवीजन होंगे। और रिवीजन ऐसा नहीं है कि आप पूरी कोई वीडियो आपने देखी है तो वीडियो देख लोगे दोबारा से, कोई नोट्स आपके पास पीडीएफ फॉर्म में पड़ी है तो उसको पढ़ोगे जाके, वो नहीं होता है। लास्ट मोमेंट पे आपके खुद के बनाए हुए नोट्स ही काम आते हैं। तो आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, और आपको मेमोरी ट्रिक्स भी बना के चलनी है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसमें आपकी अब्रीवेशन, मतलब जिसमें आपका सीक्वेंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जैसे अभी मैंने आपको एक कंप्यूटर की जनरेशन याद कराई थी कि हर बार क्वेश्चन आता है कंप्यूटर जनरेशन पे, पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो उसी तरह से आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो ट्रिक्स बनाओ, जस्ट लाइक आई कीप गिविंग यू ट्रिक्स। उसी तरह से आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो अपने मेमोरी एड्स बनाओ। क्रोनोलॉजी को अपने नोट्स में जरूर ऐड करो। जैसा मैं आपको शुरू से बोल रही हूँ कि आपको क्या करना है, अपने कॉपी, अपने रजिस्टर में लास्ट के कुछ पेजेस रखो जहां आप कोई भी क्रोनोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो नोट करते चलो। लेट्स से फॉर एग्जांपल आईसीटी में हम मेमोरी की क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं, राइट तो आपको मेमोरी की हायरार्की लिख लेनी है कि ये सबसे आपकी जो मेमोरी है इसमें लीस्ट स्पेस होती है, फिर उसके बाद आप हाईएस्ट तक जाओगे, लीस्ट टू हाईएस्ट तक चले जाओगे। तो इस तरह से आपको अपने नोट्स क्रोनोलॉजी वाले अलग से बना के रखने हैं। रिसर्च के अंदर हो गया या टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर हो गया तो हम स्टेप्स पढ़ते हैं, प्रोसेस पढ़ते हैं, तो वो सारा प्रोसेस आपको स्टेप्स लिखे होने चाहिए आपकी क्रोनोलॉजी वाले सेक्शन में। तो अपने रजिस्टर का को हाफ कर सकते हो, हाफ पोर्शन में आपको सिर्फ क्रोनोलॉजी, कोई डेट्स पढ़ रहे हो, जैसे हायर एजुकेशन में डेट्स हर बार पूछी जाती है और डेट्स हमें याद नहीं होती, तो हम उसको क्रोनोलॉजी वाले पोर्शन में लिखेंगे और वो बार बार जब हम पढ़ेंगे तो हमें वो चीजें याद हो जाएंगी। तो डेट्स, साथ में आपकी कोई भी हायरार्की है वो अलग से नोट करना है। डेली रिवाइज करना है, डेली जैसे सोने से पहले हम फोन उठा के जरूर चेक करते हैं तो वो आपका साइड हो जाना चाहिए। अब आपको फोन नहीं उठा के रात को चेक करना है। फोन देखने की बहुत आदत है तो फोन में फोटोज लो, जैसे मैं अक्सर करती हूँ कि मुझे कोई भी चीज है जो रिवाइज करना है तो मैं उसकी फोटो ले लेती हूँ, एंड व्हेनेवर आई गेट टाइम मैं उस फोटो को खोल के मैं उसको रिवाइज करती हूँ, फोटो से रिवाइज करती हूँ। यू कैन डू द सेम कि अब रात को वी कैन नॉट स्विच ऑन द लाइट, फिर हम पढ़ने के बाद फिर से लाइट ऑफ नहीं करना चाहते हैं, हमें है कि जब तक नींद नहीं आ रही तो हम फोन में वही फोटोज रिवाइज करते रहेंगे। तो जो भी आप क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हो उसकी फोटोज लेके रखो, एंड एवरी टाइम बिफोर यू गो टू बेड यू रिवाइज इट। तो एक चीज आपकी यहाँ से क्रोनोलॉजी, जहां से आराम से आपको पेपर 1 में 4 to 5 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी के मिलते हैं, वो ऐसे आपके कवर हो जाएंगे वेर यू आर जस्ट रिवाइजिंग इट ऑन अ डेली बेसिस। साथ में आपके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए, बहुत कहानी नहीं लिखनी है, माइंड मैप्स बना लो, बस बहुत शॉर्ट में किसी टॉपिक को पूरा समराइज कर लो जिससे कि हम रिवाइज कर सके उस टॉपिक से इन लीस्ट टाइम। एंड ऑल्सो कोई ऐसा टॉपिक नहीं हो जो बहुत अच्छे से पढ़ा है बट नोट्स नहीं है, इसलिए वो हमारे लास्ट में हमारे सामने नहीं आया रिविजन के टाइम पे, और एग्जामिनेशन में जाके हम पछता रहे हैं कि काश ये टॉपिक रिवाइज करके आते तो कर लेते। तो आपको वो सभी टॉपिक्स जिनके आपने लिस्ट बनाई है उन टॉपिक्स को अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, नोट्स बनानी है, क्रोनोलॉजी भी आप उनके लिखते चलो, एंड मेक श्योर रिकॉल टेक्निक, कोई भी ट्रिक मैं आपको पेपर 1 के जितने मैक्सिमम ट्रिक्स हो सकेंगे मैं आपको सारे ट्रिक्स दूंगी, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं है कि आप बस इसी भरोसे रहो, आपको खुद भी जो ट्रिक्स बन सकते हैं खुद से बनाओ। आप अपने ट्रिक्स मेरे साथ शेयर करो सो दैट आई कैन शेयर इट विद अदर्स एज वेल। बाकी तो मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रिक्स लेके आऊंगी, मैंने बहुत सारे ट्रिक्स ऑलरेडी स्टूडेंट को दिए हैं, फिर मैं और ट्रिक्स बना के आप लोगों को दूंगी जिससे पेपर 1 बहुत आसान हो सके आप लोगों के लिए, ताकि आपको ज्यादा मेहनत पेपर 2 में करनी हो। बट स्टिल बिना मेहनत के कुछ होगा नहीं, तो मेहनत तो करोगे ही, जितना हो सके आपसे उतने ट्रिक्स बनाओ, उतना आप अपने नोट्स बनाओ, एंड डू दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एंड देन एक चीज, एक रूल बनाना है कि ये जो डीआई है ना आपका और मैथ्स है, आपको मालूम है डीआई और मैथ्स से 10 क्वेश्चन आने हैं, है ना, मतलब 50 में से
आपकी जो फाइट है ना, वो मैं कहती हूँ 35 क्वेश्चंस की ही थ्योरी करनी है। क्यों? क्योंकि 10 क्वेश्चंस तो आपके मैथ्स डीआई में से आते हैं, 5 क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। मैथ्स डीआई का अगर आपने हर रोज 30 मिनट प्रैक्टिस कर ली अभी से लेके एग्जाम तक, आपके लिए काफी होगा। रोज प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं। अब उसके लिए ऑब्वियसली आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तो आप क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन से ही उसके कॉन्सेप्ट को देखो, मतलब बैकवर्ड चलना है। क्वेश्चन लगाया, अब आप कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का जैसे क्वेश्चन कर रहे हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन लगाओ और देखो मैं कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो बेसिक मैथ्स होती है आपकी, जो हमने 7th 8th 9th में जो मैथ्स पढ़ी है वही मैथ्स है, तो उतनी आप लोगों को आती है। पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन करके देखो, नहीं आ रहा है तो फिर उसके कॉन्सेप्ट को कंसल्ट करो कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हमें करना है, फॉर्मूला उसका लिख लो, याद करो। तो इस तरह से यू हैव टू प्रैक्टिस डेली 30 मिनट्स डीआई एंड मैथ्स। 40 हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो सकता तो 30 मिनट्स तो कम से कम करो। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आपको पर वीक 4 कॉम्प्रिहेंशन कम से कम लगाने हैं, क्योंकि अब टाइम ज्यादा नहीं है, तो हर हफ्ते 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाओ, सिर्फ प्रैक्टिस करो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमें अलग से कोई मेहनत नहीं करनी है, तो ये आपके 15 क्वेश्चंस इस तरह से हो जाएंगे। एवरीडे यू गिव 30 मिनट्स टू मैथ्स डीआई एंड आपको साथ में लेना है 4 कॉम्प्रिहेंशन पर वीक। ठीक है, मतलब आप रोज का 5 मिनट 10 मिनट और जोड़ लो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। अगर हम हर रोज भी करें तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने में, तो हमारे ऐसे 15 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब बची जो फाइट है वो 35 क्वेश्चंस की, और 35 क्वेश्चंस के अंदर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाई, आप उतना पढ़ के जाओगे, आप बहुत आराम से यहां से 30 क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, सो हाउ वी हैव टू डू, आपको रोज 30 मिनट्स डीआई और मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको PYQ बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मेरे पास अनगिनत ऐसे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं, मैम कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे, मैम नेट हो गया, जेआरएफ रुक जा रहा है। देखो एक ही रीजन होता है उसके पीछे, अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है और आप क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो, प्रैक्टिस करो। क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछता है ना, वो हमारी एनालिटिकल पावर को टेस्ट करता है। और एनालिटिकल पावर मतलब हम क्वेश्चन एनालाइज कर पा रहे हैं, किस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उस क्वेश्चन को अब उस कॉन्सेप्ट को वहां अप्लाई कर पा रहे हैं। फिर एमसीक्यू में जो ऑप्शंस होते हैं बहुत सिमिलर लगते हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा सही, कौन सा नहीं होगा, ये हम तभी समझेंगे जब हमने मैक्सिमम प्रैक्टिस किया है। तो आपके जो 2 महीने बचे हैं ना, आपको क्वेश्चंस को ही अपना बेस मानना है, क्वेश्चन को ही थाम के चलना है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट होगा, उतना बेटर होगा आपके लिए। तो व्हाट यू हैव टू डू, क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चन से ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलेंगे, तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी बनाते चलो, उन्हीं के नोट्स बनाओ एंड मेमोरी ट्रिक्स बनाओ, प्रैक्टिस करो। सो दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग अपने प्रिपरेशन में, अपने प्लान बी में। इसी तरह से आपके 2 मंथ्स के अंदर आपका नेट और जेआरएफ की प्रिपरेशन होगी। पेपर 1 का भी ऐसे ही करना है, पेपर 2 के भी आपको प्रिपरेशन ऐसी ही करनी है, दैट यू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको उसमें से पता चलेंगे कि कौन से टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं आपसे, तो रिपीटेड टॉपिक्स पता चल गए, नोट्स बना लो उनके, रिवाइज करो। मेमोरी ट्रिक जरूर होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ दिमाग में एक साथ इतना सब कुछ पढ़ना है, उसको याद करने के लिए कुछ इजी वे हो तो हमारे लिए बेटर हो जाता है। तो मेक ट्रिक सो दैट वी रिमेंबर इट। और पेपर 1 के अंदर क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोलूंगी, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। जहां भी क्रोनोलॉजी पता चलती जाए उसको आप साथ साथ नोट डाउन करते रहो। So this is how you should be working for the next 2 months and you will definitely see good results, आप अगर इस तरह से मेहनत करके पढ़ोगे। अच्छा, इसके साथ ये भी कि आपको ना अब ये वो टाइम आ गया है जहां पर हम बिल्कुल खुद को आइसोलेट कर सकें तो कर लें। मतलब जो भी आपको लाइक फ्रेंड्स के साथ घूमना है, फोन यूज करना है, या जो भी अननेसेसरी की चीजें हैं, जो आपकी नेसेसिटीज हैं, जो आपको करना ही है, आपकी जो भी ड्यूटीज हैं वो पूरी करो। बट इसके साथ वो सभी जगह जहां पर आपका टाइम किल हो रहा है, उन चीजों से आप अपना टाइम बचाओ और मैक्सिमम टाइम अपनी पढ़ाई को दो। अब आप पूछोगे मैम कितना टाइम दें, तो अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो और आप कुछ और नहीं कर रहे हो, मतलब कोई जॉब नहीं, इस वक्त आपका कॉलेज नहीं चल रहा, तो कम से कम 12 आवर्स ऑफ स्टडी दो अपने यूजीसी नेट के लिए। आपको 12 आवर्स ऑफ स्टडी रखना है। फॉर दोज हु आर हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी इट हाउसवाइफ, बी इट वर्किंग प्रोफेशनल्स, आपको 5 आवर्स मिनिमम निकालने हैं। अब 5 घंटे हम निकाल सकते हैं। देखो, टाइम निकालना इज नॉट इम्पॉसिबल। कोई बोलेगा हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, देखो हम कितना भी बिजी हो, हम अपने लिए अगर टाइम निकालना चाहते हैं हम निकाल सकते हैं। हमें टाइम बचाना होगा। ठीक,
फोन चलाते हो बहुत आराम से, हर कोई अपना फोन में एक बार स्क्रीन टाइम चेक करो, आप लोगों को कम से कम 2 आवर्स ऑफ फोन स्क्रीन टाइम मिलेगा, बहुत मिनिमम, मैंने बहुत कम बोला है, 2 घंटे। इवन इफ वी आर बिजी, 2 घंटे फोन के टाइम हमारे लिए हमें निकल आता है। क्यों? हम कम्यूट कर रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, फोन तो देखते ही रहते हैं, तो मेक यूज ऑफ इट। आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप कम्यूट कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, आ रहे हो, उस टाइम वीडियो देखो। वीडियो नहीं तो आपके पास कोई भी, आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, बुक का फोटो लेके रख लो, आपने कोई नोट्स बनाए उसकी फोटो लेके रख लो, एंड यू स्टडी। तो फोन का जो टाइम है वो उसको आप लगाओ अपने स्टडी टाइम में। फिर इसके साथ जब आप कुछ भी काम करो, लेट्स से हाउसवाइफ बोलती हैं हम बिजी रहते हैं, आप जो भी कर रहे हो घर में किचन का काम कर रहे हो, यू आर वॉशिंग योर क्लोथ्स और एनीथिंग, आप ईयरफोन लगाओ और आप वीडियो सुनो, सुन के पढ़ो। मतलब आपके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, कोई बात नहीं, यू लिसन टू एज मच वीडियोज, एज मेनी वीडियोज एज पॉसिबल। तो इसी तरह से हमें एवरी डे अपने लिए टाइम निकालना है और उस टाइम को पढ़ाई में लगाना है, और जब हम पढ़ाई में अपना टाइम लगाएंगे तो हमें उसका रिजल्ट भी मिलेगा फॉर श्योर। So just follow this technique, and after your examination मुझे बताना इस वीडियो के कमेंट्स में कि कैसी थी ये वीडियो, क्या मेरे टेक्निक ने, मेरे तरीके ने आपको हेल्प किया है। So yes, I'll be waiting for all of you to I'll be waiting to hear from all of you, and that was it from my side. This is your paper 1 faculty at PW UGC NET. See you all soon in the next video.